नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो टॉप लाइन के जरिए सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात करेंगे प्रदूषण को लेकर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अब दफा होगा और साफ सुथरी हवा अब बहुत जल्द मिलने जा रही है। कैसे ये साफ सुथरी हवा दिल्ली वासियों को मिलेगी, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अयोध्या से जुड़ी हुई, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो अब पूरा हो चुका है। सभी मंदिर जो अंदर के हैं वो बनकर अब तैयार हो चुके हैं। कैसी छवि इस समय नजर आ रही है वहां पे, अंदर किस तरीके का नजारा है और कितना काम अब पूरा हो चुका है और क्या कुछ काम अभी भी मंदिर परिसर में अलग अलग स्थानों पर चल रहा है, तमाम चीजें बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, जहां अमेरिका ने उड़ाए हैं बॉम्बर प्लेन। अमेरिका और वेनेजुएला में इस समय तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर वेनेजुएला की तरफ से काफी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ वो प्रतिक्रियाएं हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक सरकार को यह कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सरकारी परिसर में निजी संगठनों की अनुमति देने पर सरकार ने रोक लगाई थी और इस रोक को अब कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने कर्नाटक सरकार के आदेश पर यह रोक लगाई है, जिससे सरकार को एक बड़ा झटका लगा। सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति अब जरूरी नहीं है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ इस संस्था ने एक दरवाजा खटखटाया था कोर्ट का, जिसके बाद में इस संस्था को अनुमति मिली और इस पे कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की कर्नाटक से, जहां कर्नाटक सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने इस समय रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुनश्चैत्य सेवा संस्थान की तरफ से सरकार का जो आदेश था, जो कैबिनेट में सरकार ने फैसला लिया था, उस फैसले को लेकर के कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को यह बड़ा झटका दिया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस समय जुड़ गई है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ज्योति, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आखिर कर्नाटक सरकार को यह बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? डेफिनेटली ये तो कर्नाटक सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकारी परिसर में निजी संगठनों को अनुमति देने के मामले को लेकर सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि प्रियोर परमिशन लेकर ही आपको जो कुछ भी वहां पे एक्टिविटीज करना है प्रियोर परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण उन्होंने एक डिसीजन लिया था, लेकिन अभी हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार की एक कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई अभी 17 नवंबर के लिए टाले हैं। जैसे आपको पता है कि एक महीने से यही चल रहा है कि आरएसएस की पथ संचलन को लेकर पहले जब 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन हुआ था, उस वक्त आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने एक खत लिखा था कि जो भी सरकारी प्रीमाइसेस में आरएसएस की कोई भी कार्य चटुवटिके है, एक्टिविटीज होता है, उसको रोक लगाना चाहिए। तो उसके बाद से ये सब डेवलपमेंट हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने इतने हड़ी-बड़ी में बहुत ही इतने जल्दबाजी में कर्नाटक का कैबिनेट मीटिंग में पास भी कर दिया था कि कहीं भी सरकारी प्रीमाइसेस में जो सरकारी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में अगर कुछ भी एक्टिविटीज करना है तो प्रियोर परमिशन लेना पड़ेगा। तो कलबुर्गी में आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे आरएसएस की एक पथ संचलन भी होने वाला था, उस पर भी सरकार रोक लगा दिया था। अभी एक धारवाड़ हाईकोर्ट की एक निर्णय है ना, एक सेटबैक फॉर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। बीजेपी का जो नेता है वो भी यही प्रहार कर रहे थे, तीखी प्रहार कर रहे थे सरकार के ऊपर। आरएसएस संगठन को ही टारगेट कर ही उसी को टारगेट कर कर्नाटक सरकार ये सब डिसीजन लिया है। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने इसको रोक लगा दिया है ना, कर्नाटक सरकार के कहीं एक बहुत बड़ा झटका ही महसूस हो रहा है। और नॉट ओनली प्रियांक खरगे, कर्नाटक सरकार की जो भी मिनिस्टर थे, अभी के हरिप्रसाद जी ने तो एक कदम आगे जाकर उन्होंने कहा था कि जो भी लाठी लेकर आते हैं वो आतंकवादी है। आरएसएस को अगर काम नहीं करना है तो गाय को चराने को जाइए, ऐसे बहुत स्टेटमेंट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था।
तो लेकिन अभी कर्नाटक हाईकोर्ट इसको मध्य प्रदेश कर इंटरिम ऑर्डर दिया है। तो देखना है अभी चित्तापुर में जो आरएसएस की पथ संचलन को लेकर भी अभी मुद्दा चल रहा है, वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स चल रहा है। जब आरएसएस पथ संचलन के लिए अनुमति देकर वहां पे गया था, उसी वक्त दूसरे जो संगठन है, भीम आर्मी है, वो लोग भी वहां पे हमें पथ संचलन की अनुमति दीजिए। मतलब ये करेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आरएसएस की जो भी एक्टिविटीज है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं तरफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसे तो नजर आ रहा है इसमें। इसके साथ ही ज्योति, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी होगी कोर्ट ने। सरकार ने किस तरीके से अपनी सफाई पेश की कोर्ट में? सरकार की ये दावा था कि सरकार, उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही होशियारी से उनका एक मूव था कि हमने कहीं पे भी आरएसएस ऐसे मेंशन नहीं किया है, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमने रोक लगा दिया है। लेकिन इसके पीछे लॉयर भी उन्होंने कहा कि जो संगठन की जो पुनश्चेतन जो जाता, जो कोर्ट के कटकटे जाया था, उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड दिस, तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, सजाइश है। लेकिन कर्नाटक का सरकार ये कहता है कि यहाँ पे कोई हमने आरएसएस को ही टारगेट नहीं किया है। लेकिन पूरे मामले को देखते हुए अभी कर्नाटक का धारवाड़ हाईकोर्ट विभागीय पीठ ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। इसका मामला की अभी विचार नवंबर 17 को होगा, लेकिन अभी तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन माना जा रहा है। आरएसएस का लीडर्स या हो, बीजेपी का लीडर्स भी वैसे ही कह रहा है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। कर्नाटक का सरकार जो साजिश रचाई थी या षड्यंत्र रचाई थी आरएसएस को रोक लगाने में, आरएसएस एक ऐसी संगठन है कि देश के हित के लिए कार्य करता है, लेकिन कांग्रेस उस आरएसएस संगठन को, बहुत लीडर्स ने उसको आतंकवादी संगठन ऐसे ही चेहरे दे रहे थे। लेकिन अभी कर्नाटका धारवाड़ की हाईकोर्ट की एक डिसीजन ना बहुत बड़ा माना जा रहा है। जी ज्योति, कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में, जब इस जो फैसला दिया गया था सरकार की तरफ से उस पर रोक लगाने के बाद में, क्या आरएसएस की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है ज्योति? नहीं, अभी तक हमने कोशिश की उनके साथ बात करने की, लेकिन ऐसे मामलों में आरएसएस की जो भी लीडर्स थे वो रिप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं कि जब कैबिनेट का डिसीजन आया था उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि कहीं पे भी आरएसएस का नाम नहीं है, वो कुछ भी करे, सरकार कुछ भी कदम ले, कुछ भी एक्शन ले, जो आरएसएस संगठन है कि देश के इसके लिए हम कार्य करते हैं, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो हम उसको ही आगे लेकर जाएंगे, हम इस मामले में नहीं पड़ते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ज्योति, इस पूरी महत्वपूर्ण खबर पर। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं न्यूज पंच में हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर का। दिल्ली में फिलहाल खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस कार्य को क्लाउड सीडिंग के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से बारिश कराने के लिए बादलों में सिल्वर या पोटेशियम आयोडाइज्ड को फैलाया जाता है। दरअसल 28 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाले इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है ऐसी बारिश कराना जिससे शहर में हर साल सर्दियों में छाने वाला धुआं प्रदूषण कुछ समय के लिए छट सके और दिल्ली वालों को इसमें राहत मिल सके। इसको लेकर अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इसके साथ ही क्लाउड सीडिंग के लिए जो दिल्ली है वो इस समय पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। ट्रायल करने की पूरी तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बहुत जल्द दिल्ली में बताया जा रहा है कि बारिश भी होगी। आर्टिफिशियल रेन से, जब ये आर्टिफिशियल रेन होगी तो इससे कहीं ना कहीं जो वायु में प्रदूषण है वो काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। बुराड़ी और खेरा के बीच में ये परीक्षण उड़ान की जा चुकी है, तो ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर क्लाउड सीडिंग होती क्या है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग कैसे होती है और कैसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। दरअसल क्लाउड सीडिंग जो है आर्टिफिशियल रेन का एक तरीका है, जब बादल हो और उस वक्त एक जो केमिकल है वो बादलों में पहुंचाया जाता है जिसके जरिए बारिश होती है। कृत्रिम बारिश करवाने की ये अलग ही तकनीक है और इसमें अगर हम देखें तो सिल्वर आयोडाइज, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से बादलों में ये जो केमिकल्स हैं उनको छोड़ा जाता है, जिसके बाद में ये केमिकल्स धीरे धीरे बूंदों का रूप लेते हैं और फिर झमाझम बारिश होती है। कणों के बादलों में मिलते ही चारों ओर छोटी छोटी बूंदें इस दौरान जमने लगती हैं और फिर ये बारिश का रूप ले लेती हैं और बारिश का रूप लेते ही ये
आकाश से जमीन पर गिरती हैं, जिसे हम क्लाउड सीडिंग के जरिए यूं कहे कि आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। खासतौर पर इसका इस्तेमाल होता है जो सूखे इलाके हैं, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उन जगह पर ये जो तकनीक है ये काफी ज्यादा कारगर साबित होती है और फसलों के लिए भी काफी सहायक क्लाउड सीडिंग को हम मानते हैं। और अब दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वाले इस वक्त प्रदूषण से त्रस्त हैं, तो ऐसे में इस प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, इस प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा इस समय लिया जा रहा है। एक एक अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग जो है वो पहले भी हो चुकी है। कैसे 1951 में टाटा फॉर्म की तरफ से ये क्लाउड सीडिंग उस दौरान करवाई गई थी और तब केरल के पश्चिमी घाट पर कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन उस दौरान कराई गई। हवाई जहाज के माध्यम से क्लाउड सीडिंग तब की गई थी, यानी कि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की क्लाउड सीडिंग की जा रही है। इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग की जा चुकी है और लेकिन दिल्ली वालों के लिए खास बात यह है कि प्रदूषण से काफी हद तक दिल्ली वालों को राहत मिलने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो क्लाउड सीडिंग की तैयारियां काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर चल रही हैं और अब बहुत जल्दी ये पूरी भी होती हुई नजर आएंगी। प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब से दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार कब से इसकी तैयारी कर रही है? अंकित। देखिए, साफ तौर पर कृतिका, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 मई को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी में फैसला ले लिया गया था कि तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इस पर खर्च करेगी दिल्ली सरकार। और उसके बाद 25 सितंबर को एमओयू साइन किया गया कानपुर यूनिवर्सिटी के साथ, यानी आईआईटी कानपुर के साथ यह साइन किया गया। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 29 तारीख यानी 28 से 30 तारीख आईएमडी ने, मौसम विभाग ने जताया था कि बादल का जो डेरा है वो रहेगा, क्योंकि कृतिका साफ तौर पर ये तभी संभव हो पाता है जब बादलों का डेरा उस इलाके में हो, यानी बादल घेरे रहेंगे तभी क्लाउड सीडिंग, क्योंकि जिसका नाम ही क्लाउड सीडिंग है उसको तभी वहां पर हम बो सकते हैं एक तरीके से कहें तो। यानी ये बादलों में बुवाई की तरह है जिसमें सिल्वर आयोडाइड रखा जाता है, ड्राई बर्फ होती है। सिल्वर आयोडाइड का काम जो होता है जब वो बादल में उल्टी दिशा में, बादलों की विपरीत दिशा में इसकी बुवाई यानी की जाती है। सेस्ना एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि कानपुर से दिल्ली की तरफ यानी मेरठ में आएगा और उसके बाद जब स्थिति अनुकूल रहेगी तभी ये हो पाएगा। और इसमें पूरी प्रोसेस में बड़ा ही खास तरीके से एक चीज को इस्तेमाल किया जाता है कि जो ये सिल्वर आयोडाइड है उसका काम है बर्फ को जमा देना, यानी जो बादलों के बीच पानी अगर है तो वो उसको जमा देता है। उसके बाद ड्राई आइस और सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बड़े से एक तरीके से कहें क्रिस्टल में बदल जाते हैं और बाद में वही फूटते हैं। एक तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस आपने अमूमन हमारे दर्शकों ने पढ़ी होगी, वही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वो जब आसमान से जमीन की तरफ आते हैं तो जो धूल के कण हैं वो कहीं ना कहीं दबा देते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी विशेष तौर पर न केवल बादलों का होना ही जरूरी है बल्कि जरूरी ये भी है कि मौसम में नमी बनी रहे। अगर नमी नहीं होगी तो वर्षा होगी नहीं। और ये भारत में अगर बात की जाए तो 1980 के बाद यानी 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और उससे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। प्रोफेसर ने, यहाँ के साइंटिस्ट ने इसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर के अब तक ये भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु हो, केरल मुझे याद आता है, महाराष्ट्र मुझे याद आता है, ये वो इलाके जहाँ सूखाग्रस्त इलाके रहे हैं वहां पर बारिश करवाई गई है। और कुछ जगहों पर तो देखा गया महाराष्ट्र में कि 18% तक क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश अच्छी हुई है। तो यानी एक तरीके से कहें तो ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का है और अपने आप में पहला अनोखा प्रयोग देश की राजधानी में होने वाला है। कृतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी है, आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें पूरे विश्व में प्रभु राम के भक्तों में एक अलग ही उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। दरअसल अयोध्या में आखिरकार वो दिन अब आ ही गया जब प्रभु राम का जो भव्य मंदिर है वो पूरी तरह से बनकर अब तैयार हो चुका है। राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी ट्रस्ट की तरफ से साझा की गई है जिसमें बताया गया कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तभी से हर किसी को इंतजार था इस मंदिर के पूर्ण निर्माण का। साथ ही आपको बता दें कि इस समय रोज अगर हम देखें तो लगभग 70,000 श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी राम मंदिर परिसर में 4 दीवारी, ट्रस्ट ऑफिस, अतिथि गृह और सभागार का काम अभी फिलहाल चल रहा है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अयोध्या राम मंदिर का कार्य पूरा। तो जी हां, 500 साल का जो इंतजार था वो अब पूरा हो चुका है और
मंदिर जो है अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो मुख्य मंदिर और शेष अवतार मंदिर भी इस समय अब पूरा हो चुका है यहाँ पे। और खासतौर पर परकोटा के जो 6 मंदिर हैं वो भी बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें मां अन्नपूर्णा का भी मंदिर शामिल है और मां दुर्गा का भी मंदिर शामिल है। ध्वज दंड और कलश भी स्थापित अब वहां पर किए जा चुके हैं और पूरी जोरों शोरों से तैयारियां भी इस समय हो रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो मंदिर लगभग पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। सप्त मंडप के जो मंदिर है उसका भी कामकाज पूरा हो चुका है इस समय। और ये तमाम जो जानकारियां हैं ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी गई है। जटायु और गिलहरी की जो प्रतिमाएं हैं वो भी राम मंदिर में स्थापित कर दी गई है, जो एक अलग ही आकर्षण का केंद्र इस समय बनी हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ये पूरी जानकारी इस समय दी गई है। साथ ही सुविधा और व्यवस्था से जुड़े हुए सभी कार्य जो हैं वो भी वहां पर पूरे कर लिए गए। और इसके साथ ही ट्रस्ट की तरफ से एक वीडियो भी इस समय साझा किया गया है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से। तो ये वीडियो साझा किया गया है और मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है वो हमने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि मंदिर का जो अंदर का निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है और एक तरह से हम देखें तो सभी मंदिर भी तैयार हो चुके हैं, फिर चाहे वो सप्त मंडप की हम बात करें या बाकी अन्य मंदिरों की, मां अन्नपूर्णा का मंदिर हो या शेष अवतार मंदिर हो या फिर मां दुर्गा का मंदिर हो, ये सभी मंदिर अब बनकर तैयार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मंदिर से जुड़े सारे निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यात्रियों से जुड़े हुए जितने सुविधा के काम होते हैं वह पूर्ण कर लिए गए हैं और बिल्कुल जिसका इंतजार था वो सारी चीजें अब वहां पर निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कलश स्थापित हो गए हैं। इस तरीके के जो कार्य थे, खासतौर से भूतल पर रामलला और प्रथम तल पर राम परिवार, इसके साथ साथ भगवान शिव का मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, नंदी का मंदिर हो, साथ साथ हनुमान मंदिर हो या लक्ष्मण जी का मंदिर हो, शेषनाग अवतार, इस तरीके के तमाम सारे कार्य वहां पर पूर्ण कर लिए गए हैं। ये मंदिर की तरफ से स्पष्ट बताया गया है, तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से, कि सारे निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बस वो निर्माण कार्य बाकी हैं जो वहां अतिरिक्त सुविधाओं के हैं, जैसे ट्रस्ट के भवन का निर्माण हो, इस तरीके से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनका तेज गति से काम चल रहा है। लेकिन यात्री सुविधा और मंदिर से संबंधित सारे निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम बाकी मंदिरों में जून में ही पूरा कर लिया गया था। बिल्कुल दिव्य भव्य, जिसको पीएम मोदी ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसके बाद उसका उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, तो उसके बाद न जाने 500 वर्षों की जो आकांक्षाएं थी लोगों की, जो सपना था, वह साकार हुआ था 22 जनवरी के बाद से। और अब हम कह सकते हैं पूरा मंदिर, जो जुड़े हुए सारे मंदिर हैं, वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब यात्री वहां पर जा सकते हैं। वहां पर तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात है, जिस तरीके से सनातन आस्था का केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक काम किया गया था। वर्षों की आकांक्षाएं थी, न जाने कितनी पीढ़ियां इसको देखने का सपना था उनकी आंखों में, इस दुनिया से दूसरी दुनिया चली गई। लेकिन जब वो साकार हुआ तो एक भव्य रूप लिया। हम देख रहे हैं अयोध्या में 22 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। ये भी दर्शा रहा है कि किस तरीके से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है प्रभु श्री राम का मंदिर। हमने देखा कि नित्य नए रिकॉर्ड वहां पर कायम हो रहे हैं यात्रियों के आने के, और साथ साथ प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है दुल्हन की तरीके। एक कल्पना थी जो प्रभु श्री राम को अपनी अयोध्या नगरी वैकुंठ से प्यारी लगती थी, बिल्कुल उसी की तर्ज पर अयोध्या का पूरी निर्माण किया गया है। उस अयोध्या में प्रभु श्री राम का अति भव्य और दिव्य मंदिर तो है ही है, पूरी अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए काम किए गए। निरंतर दीपोत्सव के आयोजन किए गए, वहां पर दीपोत्सव की भव्यता बढ़ाई गई। इस बार हमने देखा कि 26 लाख
लाख से ज्यादा दिए राम की पढ़ी पे जलाए गए। इस तरीके से भव्य नित्य आयोजन अयोध्या में हुआ करते हैं। तमाम देशों की रामलीला आयोजित हुई, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है कि 22 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरीके से लोगों की जो आस्था का केंद्र बिंदु था, अब वो वहां पर उनके सपने साकार हो गए हैं। वो अपने प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और सीधे तौर पर हम देखिए तो लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार। और इसी के साथ चलिए अब रुक करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने बॉम्बर प्लेन उड़ाए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत चरम पर पहुंच गया है। और इसी के साथ में वेनेजुएला ने यह दावा किया है कि उसने दक्षिणी कैरेबियन में तैनात एक अमेरिकी युद्धपोत पर झूठे हमले की साजिश रच रहे एक गिरोह को ध्वस्त कर दिया। और ये सब तब हुआ जब वॉशिंगटन ने कराकस के पास बम वर्षक उड़ाकर उस पर दबाव बढ़ा दिया। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग तस्करी के खिलाफ कैरेबियन में सैन्य कैंपेन के सहारे पूरी तरह जंग की तैयारी कर ली है। यूएस और वेनेजुएला के बीच आखिर ये टकराव क्यों है और कौन कितना ताकतवर है, दोनों में से बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका वेनेजुएला में बड़ी टेंशन। तो यूएस और वेनेजुएला में इस समय तनाव की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अमेरिकी B-1B बम वर्षक विमानों ने उड़ान भरते हुए वहां पर नजर आए। वेनेजुएला के नजदीक से एक बार फिर से ये विमान गुजरे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा तनाव भी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक दूसरे पर। और अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है वेनेजुएला पे। वॉशिंगटन का नया तस्करी के खिलाफ ये नया सैन्य अभियान, और एक सप्ताह पहले भी B-52 विमान उड़ते हुए नजर आए थे वेनेजुएला। लेकिन क्या ऐसे में ऊर्जा समझौता जो है वो रद्द करेगा? एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि वेनेजुएला त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ जो समझौता है उसको रद्द करने का भी अनुरोध इस समय किया जा रहा है। वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वेनेजुएला क्या ये समझौता रद्द करेगा जब अनुरोध उससे किया जा रहा है, क्योंकि इस समझौते में संयुक्त गैस परियोजनाएं इसमें शामिल है। वेनेजुएला में सहयोग पर असहमति फिलहाल जताई है और त्रिनिदाद को अमेरिकी अनुमति मिलने पर भी आलोचना है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच में इस समय तनाव तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो कौन कितना ताकतवर है वो भी जानना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका की कि आखिर अमेरिका कितना ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो पहला स्थान है। 13 लाख सैनिक है अमेरिका के पास में, 13,000 फाइटर है, 4 लाख टैंक है, 440 युद्धपोत है अमेरिका के पास, 895 अरब डॉलर का रक्षा बजट है अमेरिका के पास में। तो वहीं वेनेजुएला के पास में 1 लाख सैनिक है, 229 फाइटर है उसके पास में, जहां अमेरिका के पास 13,000 फाइटर है। तो ऐसे में आप अंतर समझ सकते हैं, अमेरिका के पास में 4 लाख टैंक है और वेनेजुएला के पास में सिर्फ 9,000 टैंक ही है। तो कौन कितना ताकतवर है वो हम इस समय आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला के पास में 34 युद्धपोत हैं और अमेरिका के पास है 440 युद्धपोत। 895 अरब डॉलर का रक्षा बजट है अमेरिका का, और वेनेजुएला का सिर्फ 2 अरब डॉलर का ही बजट है, जो कि अपने आप में काफी कम बजट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो यूएस और वेनेजुएला के बीच आखिर ये टकराव आपको क्यों नजर आ रहा है और इस पर क्यों कोई भी सहमति नहीं बन पा रही है और स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 अक्टूबर को एक बातचीत हो रही थी वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, और उसको अमेरिका ने रद्द कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि मडूरो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, वो अपनी गद्दी छोड़ दें। उसके बाद कतर ने भी कोशिश की बीच बचाव करने की, कतर भी विफल हो गया। मडूरो अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गद्दी छोड़े। अभी जो लगातार उसके बाद लगातार
लगातार अमेरिका ने अपने युद्ध पोत वेनेजुएला के आसपास लाने शुरू कर दिए और कुछ ऐसी नौकाओं पे उन्होंने हमला किया जिसको कहते हैं वेनेजुएला का कहना है कि वो फिशिंग बोट्स थे, जो मछुआरों के वो बोट थे, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो जो बोट है वो ड्रग को लेकर जा रहे थे। जी। तो यह एक कह सकते हैं कि एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो विशेषज्ञ है, यहाँ तक कि अमेरिकी जो विशेषज्ञ है वो भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला के खिलाफ एक केस बनाने की कोशिश कर रही है और पूरी नजर जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो ये है कि वेनेजुएला में जो सत्ता परिवर्तन का वो चाहते हैं कि मडूरो गद्दी छोड़े और उसके अलावा वेनेजुएला जो है वो गैस पेट्रोल का और पूरा जो ऑयल का सब बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है और उस पर कब्जा करने की कोशिश है अमेरिका की। उसके बाद वहां का गोल्ड का बहुत बड़ा भंडार है और गोल्ड पर भी कब्जा करने की कोशिश है। और आप देखते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर समझौते पर समझौते करने को घूम रहे हैं, तो वैसे वेनेजुएला पर उनकी नजर है कि किसी तरीके से वेनेजुएला से मडूरो को भगाकर और उन सारे संसाधनों पर कब्जा किया जाए। और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला 26 अक्टूबर को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडूरो ने कहा कि हम आपको कंसेशन भी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे यहाँ से तेल चाहते हैं, आप हमारे यहाँ से गोल्ड चाहते हैं, आप हमारे यहाँ से अन्य कोई मिनरल चाहते हैं, तो हम आपको उस पर कंसेशन देने को तैयार है। लेकिन इस पर भी ट्रंप तैयार नहीं और लगातार जो है कि वहां पे बॉम्बर्स आसपास पहुंच रहे हैं, वहां पे युद्ध पोत पहुंच रहे हैं और जो आशंका ये जताई जा रही है कि या तो मडूरो गड्डी छोड़कर भाग जाए या डोनाल्ड ट्रंप अब वहां पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वेनेजुएला ने भी अपने रक्षात्मक उपाय करने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नागरिकों से अपील की है कि वो हथियार लेकर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दे और उनकी ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है। आप जानते हैं कि वेनेजुएला एक रेजिमेंटेड कंट्री है जो जिसने की एक क्रांति की थी और उसके बाद वेनेजुएला पर लगातार आरोप लगाते रहे कि जो भी वहां चुनाव हुआ वो चुनाव सही चुनाव नहीं था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का यह जो है वो मुनरो डॉक्ट्रिन इसको बोलते हैं, जो अमेरिकी विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन है जिसका कि असली मामला है कि ड्रग का नहीं बल्कि वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करना। और ड्रग के मामले में जहां तक बात है तो वेनेजुएला को ऐसा कोई ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं मानते हैं। उससे बहुत बड़ा ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री मैक्सिको है और वेनेजुएला का दोष सिर्फ इतना है कि वहां के जो कुछ करप्ट ऑफिसर्स हैं वो वेनेजुएला से जो जाने की छूट दे देते हैं घूस लेकर और इसके चलते वेनेजुएला की बदनामी हुई है। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वेनेजुएला के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने CIA ने अपना एजेंट बनाया था और उनको अमेरिका वो ले गए थे और उसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप की नजर उन पे पड़ रही तो उनको लौटा रहे हैं। तो CIA के नेटवर्क जो वेनेजुएला में था वही नेटवर्क अमेरिका में गए थे, अब उनको लौटाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो पूरी स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मडूरो को चारों तरफ से घेर कर और उनको सत्ता छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जाए और पूरी इसी दिशा में उनकी सारी कार्रवाइयां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए न्यूज में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।